हेलो गाइस, मैं अभय कुमार आप सभी का रंजीत कुमार मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगा प्रकाश का अपवर्तन, जो मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है और पार्ट 2 आगे पढ़ाऊंगा, जो कि प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वो बताऊंगा। आगे लेंस के बारे में बताऊंगा और लेंस में कहाँ कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, कहाँ कहाँ पर विभिन्न स्थिति पर वस्तु को रखने पर कहाँ कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये हम बताएंगे अपने वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे अब किसके बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। इसका जो नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने? 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और क्या कौन कौन से होते हैं। तो पहला नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम किन्हीं 2 माध्यम के लिए तथा किसी विशेष प्रकार के वर्ण के लिए, जो प्रकाश है उसके वर्ण, मतलब किन्हीं 2 माध्यम और किसी विशेष प्रकाश के वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से देख लेते हैं क्या होता है। किन्हीं 2 माध्यम के लिए किसी विशेष प्रकाश के वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। मतलब क्या होगा उसका? दूसरा नियम से उसका अर्थ हुआ कि साइन ज्या जो कि आपतन कोण के लिए आई और अपवर्तन कोण के लिए क्या होगा? आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब बराबर एक नियतांक, कांस्टेंट। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपने पहला नियम दूसरा नियम देख लिया, आपको याद हो गया होगा और आप याद कर लीजिएगा देख के। हम आगे चलते हैं। हमारा ये हो गया दूसरा नियम। अब हम आगे देखते हैं कि जो है स्नेल का नियम होता है वो किसे कहते हैं। तो आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है और पूछता है सवाल में कि अब देखते हैं जो स्नेल का नियम होता है कि आपको पूछ देगा कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि जो प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड नियम है, कौन सा? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो यदि स्नेल का नियम पूछे तो आप क्या देंगे? आप प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख देंगे। मतलब ये शॉर्टकट में कहा जाए तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर एक नियतांक। ये क्या है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, लॉ ऑफ स्नेल का नियम। और यदि डिटेल में लिखना हो तो आप लिख देंगे कि किसी माध्यम में, ये वाला आप लिख सकते हैं। तो ये आपको लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि स्नेल के नियम का सम्मित रूप क्या होगा। पूछ देता है कि स्नेल का नियम का सम्मित रूप क्या होता है। तो स्नेल के नियम का सम्मित रूप देखते हैं। तो स्नेल के लिए के सम्मित रूप लिखने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी। कितने माध्यम की आवश्यकता होगी? तो 2 माध्यम की आवश्यकता होगी, जिसमें से पहला माध्यम मानेंगे कि N1 होगा और दूसरा माध्यम कौन सा होगा? N2। देखते हैं, ये हमारा हुआ एक N1 माध्यम और एक हुआ हमारा N2 माध्यम, हो गया। और जो आपतन को हम आपको बताएं कि दूसरा वाला नियम स्नेल का नियम होता है, तो उससे क्या हो सकता है? क्या होगा यहाँ पर? साइन आई बटे में साइन आर बराबर 2 माध्यम की हमें आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं N2 1।
क्या लिख सकते हैं, N21 दो माध्यमों के लिए ही अपवर्तनांक निकलता है। तो क्या हुआ हमारा sin i बटे में sin r बराबर एक नियतांक, मतलब वो तो हमारा स्नेल का नियम है, उसी से हम दो माध्यम से लिए हैं तो क्या लिखेंगे N21। तो आप यहाँ पर देखिए कि N21 को हम क्या लिख सकते हैं। आप पहले बताइए कि N21 को हम क्या पढ़ सकते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइए, कमेंट में लिखिए कि N21 को हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ते हैं, लिखिए। तो हम आप लिख लिए होंगे, हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि हम N21 को क्या पढ़ सकते हैं। N21 को हम पढ़ सकते हैं माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष, मतलब माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। फिर से माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। देखिए जो पहले है इसका अपवर्तनांक, जो पहले है इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो जो बाद में है उसके वाले के सापेक्ष, मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। यदि यही क्या हो जाए यहाँ पर N12 लिखा हो, क्या लिखा हो N12, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले वाले के का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे वाले के सापेक्ष, मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिखे थे यहाँ पर N21 लिखे थे। अब हमको बताइए कि N21 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, N21 बराबर हम क्या लिख सकते हैं। हम बताएं कि माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष। तो हमारे डेफिनेशन से ही क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, लिख लेंगे, यही होगा। क्या होगा, ये होगा। यदि यहाँ पर N12 रहे तो क्या लिखेंगे N1 बाई N2, क्या लिखेंगे N1 बाई N2। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है N2 बाई N1, क्या लिखा है N2 बाई N1। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या N2 बाई N1, N21 लिखे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं N2 बाई N1। अब यहाँ पे हमारा तीनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं इनमें से किन्हीं दो को लेकर sin i बटे में sin r बराबर N2 बाई N1। तीनों बराबर है तो हम इसमें से कोई एक ले सकते हैं, ले ली। अब यहाँ पर दोनों बराबर है, क्या है बराबर है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा N1 sin i बराबर N2 sin r। और ये जो हमारा आया है पूरा करने के बाद इसको, ये हमारा जो आया है इसको ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्नेल के नियम का सममित रूप। क्या कहते हैं स्नेल के नियम का सममित, यही है हमारा स्नेल के नियम का सममित रूप। यदि स्नेल के नियम का सममित रूप पूछ दे कि क्या होगा तो हम ये लिखेंगे N1 sin i बराबर N2 sin r। यही है हमारा स्नेल के नियम का सममित रूप। अब हम आगे देखते हैं कौन सा देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म, तो प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होगा, प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होगा आप सबको पता है, क्या आप सबको पता है कि प्रिज्म का परिभाषा क्या होगा। चलिए पता है तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, पता नहीं है तो हम बताते हैं क्या होगा। प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में बताते हैं। प्रिज्म का परिभाषा क्या होगा, प्रिज्म का डेफिनेशन, प्रिज्म का डेफिनेशन हो जाएगा कि किसी कोण पर झुके, किसी भी कोण पर, किसी भी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच पारदर्शिक माध्यम, घिरे पारदर्शिक माध्यम को ही हम क्या कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। मतलब फिर से देखते हैं क्या होगा कि दो समतल सतहों के बीच, किसी भी कोण पर, किसी भी कोण पर दो समतल सतहों के बीच घिरे किसी पारदर्शिक माध्यम को ही हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कैसे बनता है आपको पता है, प्रिज्म कैसे बनता है। प्रिज्म साधारणतः देखा जाए तो प्रिज्म बनता है कैसे, ऐसे साधारणतः। हम इसको एक साइड से देख रहे हैं, 3D में नहीं, एक साइड से देख रहे हैं। और हम यदि इसे 3D में देखें तो कैसा बनेगा हमारा प्रिज्म, हमारा प्रिज्म बनेगा इस प्रकार से,
क्या हो गया, ये हमारा प्रिज्म हो गया। क्या हो गया हमारा ये प्रिज्म। ये आप 3D में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये उठा हुआ भाग है और ये पृष्ठ है, इसके अंदर जो पारदर्शी माध्यम है जिसे कि प्रकाश इसके आर पार कर जाए, इसी को मतलब दो समतल सतहों के बीच किसी भी कोण पर ये जो सतह है, ये देखिए, ये एक सतह हो गया और एक ये सतह हो गया। तो किसी भी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के बारे में जान लीजिए। प्रिज्म क्या होता है, ये होता है प्रिज्म का परिभाषा 2 नंबर में कभी-कभी पूछ देता है, अति लघु क्वेश्चन में देता है। हम आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्या लेंस के बारे में। लेंस के बारे में देखते हैं क्या हुआ, लेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, लेंस का परिभाषा। लेंस का डेफिनेशन हो जाएगा कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। क्या, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, वह ज्यामितीय सतह गोलाकार होता है। आपने परिभाषा क्या देखा, इसका परिभाषा क्या होगा, फिर से एक बार, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब देख लिए लेंस का परिभाषा। लेंस का परिभाषा क्या होता है, अब हम जान लेते हैं कि लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस हमारा जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या, अवतल लेंस, क्या, अवतल लेंस। दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस कॉन्केव लेंस, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। अब थोड़ा मोड़ा इंग्लिश जानते चलिए क्या होता है। तो हम जानेंगे कि लेंस को कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम जानते हैं कि उत्तल लेंस किससे कहेंगे, किस प्रकार बनेगा तो हम उत्तल लेंस कहेंगे। कैसा आकृति होगा तो हम उसको उत्तल लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस का दोनों भाग, किनारे का दोनों भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस वैसा रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। यानी इसका आकृति कैसे बनेगा, इसका आकृति बनेगा इस प्रकार, मतलब इसका किनारे का दोनों भाग पतला होता है और बीच का भाग है यह मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। अवतल लेंस कैसे पहचानेंगे कि वो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के किनारे का भाग बीच की अपेक्षा मोटा होता है, चौड़ा होता है। यानी हम इसे किस प्रकार पहचानेंगे, किस प्रकार बना रहेगा तो हम कहेंगे कि ये उत्तल लेंस है। यदि इस प्रकार बना रहे तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस, मतलब किनारे का जो है वह मोटा है बीच की अपेक्षा, मतलब पतला है, बीच की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा है और किनारे का भाग मोटा है, जो बीच का भाग इसका है पतला है। और इसमें देखेंगे तो किनारे का भाग पतला है और बीच का भाग मोटा है। इस प्रकार रहेगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा अवतल लेंस है और ये हमारा उत्तल लेंस है। तो अब हम देखते हैं क्या, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होता है, तो अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों के लिए फोकस दूरी, वक्रता केंद्र सब सेम होगा। क्या होगा, सब सेम होगा। तो हम देखते हैं क्या, वक्रता केंद्र की परिभाषा। वक्रता केंद्र हम देखते हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा। लेंस में जो वक्रता केंद्र होता है उसका परिभाषा देखते हैं क्या होगा। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो उसको घेरने वाला जो गोलीय सतह होगा उसके केंद्र को हम उस लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे। अब वक्रता केंद्र का परिभाषा देख लिए क्या होगा कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम देखते हैं मुख्य अक्ष का परिभाषा कि लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष का परिभाषा देखते हैं हम। लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या होगा? लेंस के सतह और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। किसका? लेंस का। लेंस का क्या कहेगा? मुख्य अक्ष। कोई भी लेंस हो उसके सतह से उसके वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। आप ये देख लिए। अब हम आगे देखेंगे कि जो लेंस होता है उसमें मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस जो दो लेंस है उसमें हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी टाइम नहीं है, हम अगले वीडियो में देखेंगे ये सब कि हम उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में वस्तु को भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, आवर्धित, वास्तविक, काल्पनिक, जैसा जैसा बनेगा हम ये सब आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को और अपने दोस्तों से लाइक सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी जोश और जज्बे के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।